सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी करने की तैयारी कर ली गई। नए साल पर पेट्रोल 2 रुपये 96 पैसे जबकि हार्स पे डीजल 3 रुपये 12 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। वजारत ख़जाना नई कीमतों का इतलान कल करेगी। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। नए साल पर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 12 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वजारत ख़जाना की जानिब से नई कीमतों का ऐलान कल किया जाएगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भिजवा दी है। ज़राए का कहना है कि इस पर हतमी फैसला वजारत ख़जाना ने करना है और इसका ऐलान कल किया जाएगा। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत को महंगा करने की तैयारी कर ली गई है। ओगरा की जानिब से कीमतों में इजाफे की समरी वजारत ख़जाना को भिजवा दी गई है, जिस पर वजारत ख़जाना हतमी फैसला करेगी और 1 जनवरी से नई कीमतें नाफिजुल अमल होंगी। हुकूमत के लिए खर्चे पूरे करना मुश्किल हो गया। कर्ज लेने की रफ्तार तेज़ कर दी। हुकूमत ने एक हफ्ते में अखराजात पूरे करने के लिए कमर्शियल बैंकों से 208 अरब रुपए कर्ज ले लिया। रवा माली साल कमर्शियल बैंकों से लिया गया कर्ज 1000 अरब रुपए के करीब पहुंच गया है। इसी बारे में बात करेंगे माहिर मईशत डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत की जानिब से अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं और कमर्शियल बैंकों से मजीद कर्जे लिए जा रहे हैं, क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत? लेकिन पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक प्लान है वो IMF के प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा है और इसमें जो कर्जे हैं वो आपको लेने पड़ते हैं पुराने कर्जों के सूद को पे ऑफ करने के लिए और वो आप स्टेट बैंक से अब कर्जे ले नहीं सकते IMF प्रोग्राम के तहत, तो आपको वो फिर कमर्शियल बैंक्स या कैपिटल मार्केट से वो कर्जे लेने पड़ते हैं। तो जो भी आप कर्जे ले रहे हैं वो प्लान के मुताबिक ले रहे हैं और जो कोरोना के ज़मन में भी कर्जे हैं वो भी अकॉर्डिंग टू प्लान ही चल रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर सलमान शाह साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया जा रहा है अपने अखराजात पूरे करने के लिए। एक जानिब हुकूमत ये दावे कर रही है कि महंगाई हम कम कर रहे हैं और दूसरी जानिब ये कर्जे लिए जा रहे हैं, इससे तो मज़ीद इजाफा होगा महंगाई में, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बुनियादी नुक्ता सामने आया है वो ये है कि जो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के आदाद-ओ-शुमार गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं उसके मुताबिक उनकी आमदन जो है वो कम है और अखराजात ज़्यादा हैं और दोनों में फ़र्क जो है उन 4 महीनों का वो तकरीबन 900 अरब रुपए का आया है। तो अगर आपकी आमदन कम है, अखराजात 900 अरब आपकी आमदन से ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि आपको कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये वो कर्जा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कर्जा बैंकों से लिया जा रहा है ताकि जो खसारा आया है आपकी आमदन और अखराजात के दरमियान में उसको किसी तरह से पुर किया जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 मेजर खर्चे जो पाकिस्तान के होते हैं, एक दिफाई खर्चा और तरक्याती खर्चा, ये इन 4 महीनों में एक्चुअली गिरा है, एक्चुअली कम हुआ है। तो फिर अगर ये दोनों खर्चे भी कम हुए हैं तो हुकूमती अखराजात फिर क्यों बढ़े हैं? एक बहुत बड़ी वजह उसकी सूद है और कर्जा जिस रफ्तार से लिया जा रहा है जाहिर बात है आपको उसके ऊपर सूद भी वापस करना है। और दूसरी ये कि आमदन जो गिरी है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाता है, यानी कि टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू हुकूमत इकट्ठी करती है वो भी तकरीबन 5 से 6% जो है वो गिर गई है। तो ये 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो सूद के अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो गिर गया है और तकरीबन 900 अरब रुपए का खसारा, सिर्फ 4 महीनों के खसारे की बात कर रहा हूँ, जुलाई से लेके अक्टूबर तक। तो जाहिर बात है खसारे को पुर करने के लिए आपको बैंकों के पास जाना होगा और मजीद कर्जा लेना होगा। फ़ारूक सलीम साहब, हुकूमत तो ये कहती है कि करंट अकाउंट खसारा जो है वो गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो गया है और दूसरी जानिब जो है वो 1 जनवरी से बिजली भी महंगी की जा रही है, पेट्रोल भी में एक बार फिर से महंगा किया जा रहा है, IMF की शरात भी पूरी की जा रही हैं। सर, क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में इस हवाले से होगी? देखिए, आपने करंट अकाउंट खसारे की बात की, वो हुकूमत दुरुस्त कह रही है।
20 अरब डॉलर का खसारा था जब PMLN छोड़ के गई थी। वो हुकूमत में मुसलसल जो है हुकूमत के दौरान पिछले 2.5 सालों के दौरान वो मुसलसल गिर रहा है। लेकिन अगर आप PTI का मैनिफेस्टो खोल के देखें तो उसमें करंट अकाउंट के हवाले से कोई एक वादा भी नहीं किया गया था। उसके बरक्स जो इस्लाहात के वादे थे वो रिफॉर्म का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया मैनिफेस्टो के अंदर वो तकरीबन 80 दफा इस्तेमाल किया गया, यानी कि रिफॉर्म लेके आएंगे, इस सेक्टर में लाएंगे, उस सेक्टर में लाएंगे। तो जिस चीज का वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस चीज का वादा ही नहीं किया गया था उसको बार बार दोहराया जा रहा है कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको नीचे ले आएंगे। अब जिस आदमी को महंगाई उसके सामने बड़ा मसला हो, जिसके सामने रोजगारी का बहुत बड़ा मसला हो, जब गुर्बत मुल्क में इतनी तेजी से बढ़ रही हो, तो आप उसका जवाब ये दें कि हमने करंट अकाउंट खसारा कम कर दिया है, यानी कि सवाल कुछ और पूछा जा रहा है और जवाब हुकूमत आगे से जो है वो कुछ और दे रही है। बाकिया जो 2.5 साल का अरसा हुकूमत के पास रह गया है, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत को रीफोकस करना होगा, एक मिड टर्म करेक्शन करनी होगी। हुकूमत पाकिस्तानी जो अवाम है उनको महंगाई से छूट देनी होगी, रोजगार के मजीद मौके पैदा करने होंगे और जो अदम इस्तेहकाम है सियासी फ्रंट के ऊपर उसको कम करना होगा। ये 3 चीजें किए बगैर जो है ये हमें मुझे फ्यूचर पाकिस्तान का जो है वो कुछ सीधी सिमत पे चलता नजर नहीं आता। ठीक है, डॉक्टर फारूक सलीम साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। सलमान शाह साहब ये फरमाएगा कि हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए नए नोट भी छाप रही है, यकीनी तौर पर अफराती ज़र में इजाफा होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो जो हुकूमती इकदाम हैं इस हवाले से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उनसे क्या मुतमईन हैं? क्या वो काफ़ी होंगे? आने वाले दिनों में महंगाई को जिस तरह से हुकूमत दावे कर रही है कि हम कंट्रोल कर लेंगे? नहीं, पहले बात तो मैं ये आपको बता दूं कि जो प्रोग्राम IMF का प्रोग्राम है वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और डेट क्राइसिस के ज़िमन में लिया गया था और उसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसमें तो आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये 3 साल का प्रोग्राम है और इस 3 साल प्रोग्राम में जो सूद है, पुराने कर्जों का जो सूद है वही 25 से 2700 अरब के बराबर होता है, जिसके लिए आपको प्रोग्राम के तहत बोरिंग की इजाज़त है ताकि आप उसको रोल ओवर एक किस्म का कर सकें। सो आई थिंक ये अकॉर्डिंग टू द IMF प्लान है जो आपका अगले 3 साल चलना है इस प्लान में। उसके साथ साथ जो रेवेन्यूज की बात है उसमें कोरोना की वजह से बेशुमार जो है छूट दी गई है, इंडस्ट्री को दी गई है छूट। उसके अलावा ट्रांसफर्स जो हैं आम आदमी के लिए उसमें उनको जो एहसास प्रोग्राम में पैसे दिए जा रहे हैं उसमें भी इजाफा है और इसके साथ साथ आपका जो बाकी काम हो रहा है वो आपके रेवेन्यूज के मुताबिक हो रहा है और ये कोरोना की वजह से आपकी स्लो डाउन भी है रेवेन्यू में। तो आई थिंक इतनी परेशानी की बात नहीं है, ये बाकी दुनिया में भी यही हो रहा है। अभी आपने देखा कि अमेरिका में उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का दिया है नया स्टिमुलस। अभी जो है 900 अरब डॉलर्स का जो है उसको ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब आपके वक्त का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कर्क में, जहां पे मुश्तिल अफराद ने आज मंदिर पर धावा बोला और कदीम मंदिर को आग लगाकर गिरा दिया गया। जबकि वाक़े से कबल बताया जा रहा है कि JUI के ज़ेर एहतमाम वहां पे जलसा हुआ जिसमें नफरत अंगेज तकारीर हुई, जिससे वहां में जितने भी शुरका थे वो इश्तियाल में आए और उन्होंने जाके इस मंदिर को आग लगा दी जिसकी वजह से वो गिर गया। लेकिन JUI खैबर पख्तूनख्वा के अमीर सेनेटर अताउर रहमान ने जलसे से लाइल्मी का इजहार किया है। उनका यही कहना था कि किसी भी किस्म का जलसा JUI ने नहीं कराया है और 2003 या 4 में भी इसी मंदिर पे पहले भी इस तरह धावा बोला जा चुका है और आज किसी किस्म का JUI की तरफ से जलसा नहीं किया गया था। करक में ये मजहबी रवादारी की धज्जियाँ उड़ा दी गई। मुश्तिल अफराद ने मंदिर को आग लगाकर वहाँ पे गिरा दिया। अफसोसनाक वाक़े से कबल वहाँ पे JUI के ज़रिए तमाम जलसा हुआ जिसमें
नफरत अंगेज तकारीर हुई जिसने शुरका को इश्तियाल दिलाया और शुरका ने मंदिर पर धावा बोल दिया। बिफरे हुजूम को काबू में करने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंची और JUI खैबर पख्तूनख्वा के अमीर सेनेटर अताउर रहमान से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी किस्म का जलसा नहीं हुआ है। ताहम उन्होंने वाक़े को अफसोसनाक भी करार दिया और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक लालचंद मलही का कहना था कि वाक़े में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। तमाम हलकों की जानिब से कर्क में मंदिर गिराने के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पूछना चाहूँगी आखिर कब तक हम मुल्क में अदम बर्दाश्त के रवैयों को बर्दाश्त करते रहेंगे? आखिर कब ये सिलसिला ख़त्म होगा? फरजाना बारी साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फरजाना बारी साहिबा से एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में का इलाका है कर्क, जहाँ पे यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे मुश्तिल अफराद ने मंदिर पर धावा बोल दिया। नून लीग के दोनों अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफों की तस्दीक से इनकार कर दिया और कहा कि इस्तीफे जाली हैं, इनकी तहकीकात कराई जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुलाकात करने वाले मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद आवान के इस्तीफों का ऑडिट कराने का इंदिया दे दिया। स्पीकर का कहना है कि दोनों अरकान ने इस्तीफे मानने से इनकार कर दिया है। कल दोनों अरकान असम्बली के इस्तीफों से मुतालिक राय दूंगा। मजीद इस्तीफे भी आएंगे तो कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। नून लीग के दोनों अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफों की तस्दीक से इनकार कर दिया और कहा कि इस्तीफे जाली हैं, उनकी तहकीकात कराई जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुलाकात करने वाले मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद आवान के इस्तीफों का ऑडिट कराने का इंदिया दे दिया। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से राहदारी रिमांड के बाद नैब लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मियां नवाज शरीफ का साथ देने पर निशाना बनाया जा रहा है। एहसन इकबाल कहते हैं मुकदमात से हमारे हौसलों में कमी नहीं आएगी। नैब हुकाम ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को राहदारी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा भी अदालत में मौजूद थे। एहतसाब अदालत ने रिहाई की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कल तक ख्वाजा आसिफ को ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि लाहौर और रावलपिंडी में 2 साल से इंक्वायरी भुगत रहा हूँ। जब से मियाँ साहब को नाअहल किया, सबको कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को छोड़ दें। नवाज शरीफ और उनका बयानिया मजबूत है। वो तो जारी और सारी है पिछले 2-2.5 साल से कि मियां नवाज शरीफ को कमज़ोर किया जाए, लेकिन अल्लाह का फजल है मियां नवाज शरीफ जो है ना उसका बयानिया और मियां नवाज शरीफ दोनों तक। एहसन इकबाल बोले कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी नैब गर्दी का ताज़ा शाहकार है। हुकूमत PDM की तहरीक से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब ये हुकूमत जुल्म की बुनियाद पर बरतरफ होगी। इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे और वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये हुकूमत इस जुल्म की वजह से रुखसत होगी। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ जो बेबुनियाद मुकदमा कायम किया गया है, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर चुकी है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PDM ने इस्तीफों से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं किया। फिलहाल यही फैसला हुआ है कि इस्तीफे पार्टी सरबराहान के पास जमा होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर देंगे। अपोजिशन से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है तो ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। मनी लॉन्ड्रर्स एक्सपोज हो गए। ये सारे एक्सपोज हो गए हैं, मनी लॉन्ड्रर और इनके अकाउंटों में पैसे, और ये क्यों लेते थे, कायमा ही कहते हैं, अकामा। ये सारे लोग अकामा क्यों लेते थे? अगर मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूं, कल अकामा लूं तो इसका मतलब है मैं दाल में काला है ना, कि मुझे अपनी धरती पे ईमान नहीं है मेरा। अभी तो नहीं पता, अभी तो जुमे को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का कैंसिल कर देंगे। JUI से नाराज रहनुमाओं के इजलास से कोई असर नहीं पड़ा। इन रहनुमाओं के इजलास में इनसे ज्यादा मीडिया के कैमरे लगे थे। मौलाना अताउर रहमान का कहना है इन लोगों को इतनी अहमियत देना कि JUI पर बड़ा असर पड़ेगा कोई खास बात नहीं। इसराइल को तस्लीम करने की बात के बाद से इनका जमीयत के अगराज़ो मकासद से वास्ता टूट गया।
मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम पर तो कोई असर नहीं पड़ा, और अगर कल आपने उनकी मीटिंग या इजलास की फोटो देखी होंगी तो उनसे ज़्यादा तो कैमरे ज़्यादा थे वहाँ पर। मेरे ख्याल में इनको इतनी अहमियत देना या इतनी बड़ी बात करना कि खुदा न खास्ता जमीयत उलमा इस्लाम पर इन पर बहुत बड़ा असर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कारकुनों की तादाद मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो मौजूदा लोग गए क्यों गए हैं, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करने की बात करने के बाद इनके जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियादी अगराज़ व मकासद से वास्ता टूट गया है। उसके बाद भी अगर कोई कारकुन उन पर एतमाद करता है तो हमारी समझ से गलत है। के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक हो गई। सईद गनी, ताज हैदर, वकार मेहदी ने MQM के मरकज बहादुराबाद का दौरा किया। PP रहनुमाओं ने मुतहदा को पार्टी क़यादत का पैगाम पहुंचाया। ताज हैदर कहते हैं वफ्द ने खुले दिल से मुज़ाकरात किए, उम्मीद है राब्ते जारी रहेंगे। फैसल सब्जवारी बोले मर्दमशुमारी शहरियों को कबूल नहीं, मुनज़्ज़म तरीके से कराची की आबादी को कम किया गया। वज़ीर आला सिंध मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में उठाएं। कोई 1,40,00,000 के करीब आबादी हमारी कम की गई है, जिसकी वजह से हमारे माली वसाइल में और हमारी नुमाइंदगी के अंदर हर चीज़ के अंदर फ़र्क पड़ रहा है। हमारी एक ये भी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हमारे दरमियान राब्ता जारी रहेगा और सूबे के जो मसाइल हैं और जो उस पर हम अपना मौक़िफ़ इनके सामने रखेंगे, इनका मौक़िफ़ सुनेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कोई राह निकल सके। हम स्टैटिस्टिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ ये बतलाते रहे हैं और आज भी बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ यहाँ डंडी मारी गई है। एंड देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। ये ऐसा ही नहीं हुआ कि अचानक हो गया है, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है और हम इसको रद्द करते हैं। मुश्तरका मफादात की काउंसिल का ये मैंडेट है, वफाकी काबीना ने वहाँ पे ये मसला भेजा है, लेकिन वज़ीर आला सिंध क्योंकि पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि जिस तरह उन्होंने ख़त तहरीर किया है वज़ीर आज़म साहब को, इन्हीं खतूत के ऊपर वो मुश्तरका मफादात की काउंसिल में भी ये मसला उठाएंगे। हमारा ये मानना है कि जहाँ वसाइल आबादी की बुनियाद पर तकसीम होते हों, जहाँ सियासी नुमाइंदगी आबादी की बुनियाद के ऊपर आती हो, जहाँ माली से लेकर आबी हर तरह के वसाइल में, तालीमी वसाइल में लोगों को दुरुस्त तौर पर गिना जाना बहुत ज़रूरी हो, वहाँ आप एक सूबे को, उसके दारुल हुकूमत को अगर दुरुस्त नहीं गिनेंगे तो यकीन जानिए कि वफाक तलफी का मुर्तकिब होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीज़ फातिमा चद्दड़ ने मुलाकात की, जिसमें खवातीन को दरपेश मुश्किलात और उनके हल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कनीज़ फातिमा की खवातीन के मसाइल के हल की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने खवातीन को बड़ी इज्जत और वक़ार से नवाजा है। पाकिस्तान में 51% खवातीन ज़िंदगी के हर शोबे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कौम की माओं, बहनों और बेटियों का पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा मुस्बत किरदार है। इस मौके पर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीज़ फातिमा चद्दड़ का कहना था कि खवातीन को मुआशरे में आला मकाम दिलाने और उनकी फलाह बहबूद के लिए चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब मिसाली काम किए। बच्चियों को मुफ्त तालीम और वज़ाइफ की फराहमी मुस्लिम लीग के दौर का अहसन इक़दाम है। पढ़ी लिखी खवातीन मुआशरे में अपना मकाम पैदा कर सकती हैं। कौमी टेस्ट टीम मोहम्मद रिजवान का कहना है मैच का आखिरी 5 ओवर्स तक जाना दोनों टीम्स की मेहनत का सबूत है। मेजबान टीम ने मैच के पहले 2 दिन मुकम्मल कहते हैं हमारे खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग में बहुत अच्छा कमबैक किया, ताहम मेज़बान टीम ने अच्छा खेल पेश किया। कप्तान केन विलियमसन ने मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया। अब सबसे पहले तो ये है कि टेस्ट की खूबसूरती यही है, जिस तरह आपने कहा कि पहले 2 दिन हमारी तरह से मुश्किल चले गए, क्योंकि हम यार जब हमने टॉस जीता तो हमने सिर्फ डिसाइड इसी के लिए किया था कि हम अर्ली ऑन विकेटें ले सके। मगर आपको आप सबके सामने कि जिस तरह हमने मतलब आपको हाफ चांसेस भी टेस्ट क्रिकेट में लेने पड़ेंगे ऐसे बड़े प्लेयर जैसे केन विलियमसन का, तो ये है कि उसको चांस मिले, तो उस तरह उन लोगों ने सर्वाइव किया उस मुश्किल टाइम में और फिर उन लोगों ने एक टारगेट सेट किया हमारे लिए। मगर अब उसके बाद हमारे लड़कों ने बहुत ही अच्छा कम बैक किया। हमारी बॉलिंग लड़कों ने काफ़ी अच्छे बॉलिंग की है, बैटिंग हमारे लड़कों ने काफ़ी अच्छी की है। मगर ये है कि ये एक प्रेशर गेम होता है, ये टेस्ट क्रिकेट एक प्रेशर गेम होता है। जिस तरह आपने देखा सुबह से लेकर हमने शाम तक सर्वाइव किया, एट दी एंड जो है ना प्रेशर पड़ा, 1 विकेट गिरी, प्रेशर आया तो सारे जो है ना 5-6 विकेट हमारी जो है जल्दी जल्दी क्लिप्स हो गई। मगर ये खूबसूरती है टेस्ट क्रिकेट की। कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का इस्लामाबाद नेशनल पुलिस अकेडमी के ऑफिसर्स ने दौरा किया। पुलिस अफसरान ने DG रेंजर्स सिंध इफ्तिखार हसन चौधरी से मुलाकात की।
वफ्द को काउंटर टेररिज्म और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने अमन अमान के क़याम में तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को सराहा और कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के ताउन को मजीद मजबूत किया जाएगा। IG मोटरवेज कलीम इमाम ने भी रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और DG रेंजर्स सिंध से मुलाकात की। पेशावर में दौरा रोड पर एलीट फोर्स के सब इंस्पेक्टर पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। सब इंस्पेक्टर गनी सुबहान शहीद हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। थाना भाना माड़ी की हुदूद में दौरा रोड पर एलीट फोर्स के सब इंस्पेक्टर गनी सुबहान पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। FPCCI के इलेक्शन के नताइज का सिलसिला जारी है। नायब सदर के लिए 2 नताइज मौसूल हो गए। चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के नायब सदर के लिए UGB के मोहम्मद नवाज ने 8 वोट लिए। बिजनेसमैन के उम्मीदवार भी 8 वोट हासिल कर चुके हैं। आपको बताएं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा इसकी डिटेल्स। आवाज आ रही है तो नताइज के हवाले से बताएगा। अशरफ खान से बात करने की कोशिश करेंगे। FPCCI के इलेक्शन का नताइज का सिलसिला जारी है। नायब सदर के लिए 2 नताइज मौसूल हो चुके हैं। चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के नायब सदर के लिए UGB के मोहम्मद नवाज ने 8 वोट हासिल किए हैं। अशरफ खान नताइज का बताएगा। जी, गिनती जो शुरू हो गई थी, लेकिन अब जो नायब सदर के लिए जो अब तक रिजल्ट आए हैं, 3 गैर हतमी नतीजे आए हैं नायब सदर के लिए फेडरेशन हाउस के इंतखाबात के। और इसमें अब तक जो आया है 2 नायब सदर के लिए जो आया है UBG और बिजनेसमैन पैनल में वो टाई हो गया। और इसके बाद ये तीसरा रिजल्ट जो अभी अनाउंस हुआ है, ये अभी अपडेट आया, इसमें 18 जो वोट लिए हैं वो KPK के जो नायब सदर के प्रेसिडेंट के लिए आए थे, वहाँ से जो मोहम्मद जाहिद बिजनेसमैन पैनल के हैं वो 18 वोट लेके कामयाब हुए हैं, जबकि UBG के जो लाली शाह थे उन्होंने 8 वोट लिए हैं। अब तक जो है 3 नताइज आ चुके हैं, जिसमें अब तक जो रिजल्ट मिले 2 में टाई हो गया है। और तीसरा रिजल्ट जो KPK का था, जो चैम्बर का, वहाँ से नायब सदर के लिए जो इंतखाबात लड़ रहे थे उनके जो है बिजनेसमैन पैनल के वो कामयाब हुए 18 वोट लेके, और जबकि जो UBG के थे वो 8 वोट लिए। इस वक्त अब तक नायब सदूर के लिए जो इंतखाबात के नताइज आ रहे हैं वो बहुत ही सख्त मुकाबला हो रहा है। और अब तक 2 नताइज जो टाई हुए, तीसरा जो है अभी बिजनेसमैन पैनल ने अब जीता है। अब जो मजीद कहा जा रहा है, मजीद जो है, क्योंकि 3 जो है अनअपोज पहले ही नायब सदूर मुंतखब हो चुके थे, अभी जो 3 नताइज आ चुके हैं। अब मजीद जो टोटल हैं 11 नायब सदूर हैं जो मुल्क भर से यहाँ पे उम्मीदवार थे। अब जो अपडेट मिल रही है ये कि मजीद जो है जैसे जैसे अपडेट आ रही है, अब पंजाब साइड से भी KPK का रिजल्ट आ गया, दीगर भी जो आने, सिंध से जो है पहली अनअपोज जो है वो एक नायब सदर वैसे ही मुंतखब हो गया था। कोरोना की नई और पुरानी किस्म में ज़्यादा फर्क नहीं। नई किस्म ज़रा तेज़ी के साथ फैलती है। नए और पुराने कोरोना वायरस के टेस्ट करने में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बाज़ अलामात ऐसी होती हैं जो कि नई बीमारी की तरफ निशानदही करती हैं। ये कहना है कराची में कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ डॉक्टर फैसल महमूद का। वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद उनका क्या कहना था, आप भी देखिए। नए और पुराने जो किस्म है इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये जो नया जो वायरस का जो किस्म जो इंग्लैंड में पाया गया है, इसमें बहुत ही मामूली से 2-3 जगहों पे फ़र्क पाया गया है। ये हम समझ रहे हैं कि शायद ये जो वायरस है ये थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है, मगर इसकी भी पूरी तरह से तस्दीक अभी तक हुई नहीं है। क्योंकि दोनों वायरसेस में ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों का टेस्ट का तरीका, दोनों की बीमारियाँ, दोनों के अलामात बिल्कुल वही हैं। यानी कि इसको डायग्नोज करने का तरीका वही है कि आप नाक से सैंपल लें और उसको PCR के लिए भेजें। इस बुलेटिन से इतना। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।